नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 पर न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6। हमारे आज के चैप्टर का नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। अब इससे पहले कि हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें और चैप्टर में दिए गए एक एक बिंदु को डिस्कस करके चैप्टर को कंप्लीट कर दें, हम आप सभी लोगों को एनसीईआरटी से जुड़ी हुई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहते हैं ताकि ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाए और आपको कोई भी यहां पर कंफ्यूजन ना रहे। अब देखो, हम जो भी एनसीईआरटी की स्पेशल क्लासेस के तहत जो क्लासेस प्रोवाइड आपको कर रहे हैं इस एनसीईआरटी की स्पेशल सीरीज के तहत, वो आपको सन 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, अर्थात हमारी एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, एंड अगर आप हमारे इस सिलेबस को पिछले सिलेबस से कंपेयर करके देखोगे सन 2022 के, 21 के, 19 के, 20 के, तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई सन 2022 की अपेक्षा सन 2023 के एनसीईआरटी के सिलेबस में चैप्टर्स कम हैं। जैसे कि अगर हम क्लास 8 के एनसीईआरटी हिस्ट्री की बात करें तो इसमें सन 2022 के सिलेबस में आपको 10 चैप्टर देखने को मिलते हैं और सन 2023 के एनसीईआरटी के सिलेबस में आपको केवल 8 चैप्टर ही देखने को मिलते हैं। जो 2 चैप्टर रिमूव किए गए उनमें पहला चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 6। अब ये चैप्टर जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ये चैप्टर नंबर 7 हुआ करता था, लेकिन अब आपको ये चैप्टर नंबर 6 के रूप में देखने को मिल रहा है। जो चैप्टर नंबर 6 इस जगह पर पहले था, उसका नाम था बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, जिसमें हमारे भारत देश के बुनकरों के द्वारा बनाए गए कपड़े की विशेषता बताई गई थी एंड उस कपड़े का विश्व बाजार में क्या महत्व था वो बताया गया था। देखो, हमारे भारत देश में जितने भी व्यापारी आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, इन्होंने कई सारी चीजों का व्यापार किया, लेकिन मुख्यतः 2 चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट थी एंड जिसका सबसे बड़े पैमाने पर व्यापार होता था, उनमें सबसे पहला था कपड़ा और दूसरा था मसाले। ठीक है, तो हमारे भारतीय बुनकरों के द्वारा बनाया गया कपड़ा इतना अच्छा था कि विदेशों, यूरोप में जब भी कपड़ा लेकर के जाते थे तो वहां के जो रानी महारानी राजा हुआ करते थे वो हमारे भारत के कपड़े के द्वारा बना हुआ परिधान पहनते थे। एंड इसके अलावा हमारे भारत देश में जो लोहा बनाया जाता था उसकी विशेषताएं बताई गई थी चैप्टर में। साथ ही साथ हमारे देश में लोहे और कपड़े से जुड़ी हुई जो फैक्ट्रियां डालेंगे स्टार्टिंग में, उनके बारे में जानकारी दी गई थी। अब ये चैप्टर आपको हमारे सिलेबस में देखने को नहीं मिलता है। ओके, देखो, ये चैप्टर रिमूव जरूर कर दिया गया है, बट ऐसा मत समझ लेना कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बारे में जानकारी आपको क्लास 12 के एनसीईआरटी में जरूर देखने को मिलती है। क्लास 12 के एनसीईआरटी में ये चैप्टर दिया गया है जो कि आगे चलकर हमको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अब क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री के सिलेबस में ये चैप्टर नहीं है। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हो, क्योंकि इस चैप्टर से प्रश्न बनते हैं और इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का वीडियो दे दिया है, आप जाकर के देख सकते हो एंड उस चैप्टर के से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं उनको कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, वैसे हम जो एनसीईआरटी के नोट्स अभी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उस नोट्स में इस चैप्टर को हमने कवर किया है। ठीक है, एंड साथ ही साथ अगर आप देखोगे क्लास 8 की ही एनसीईआरटी में एक और चैप्टर रिमूव किया गया जो कि था चैप्टर नंबर 10। ठीक है, जिसका नाम था स्वतंत्रता के बाद। हमारे भारत देश में स्वतंत्रता के बाद में किस प्रकार की स्थितियां क्रिएट होती हैं उनके बारे में जानकारी दी गई थी, तो वो भी चैप्टर रिमूव कर दिया है। चैप्टर नंबर 9 जब हम लेकर के आएंगे, अर्थात अब जो चैप्टर नंबर 8 है वो जब लेकर के आएंगे, तो चैप्टर नंबर 10 जो पहले था उसका हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अभी फिलहाल जो हमारा चैप्टर नंबर 6 पहले हुआ करता था उसकी लिंक हमने दे दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। चैप्टर इंपॉर्टेंट है बट अभी सिलेबस में नहीं, इसलिए हम उस चैप्टर को कवर नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, अर्थात आज के इस चैप्टर में। देखो, चैप्टर का नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। आज के इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा कि अंग्रेजों ने हमारे भारत देश में शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किस प्रकार की काम की। हम डिस्कस करें कि अंग्रेज शिक्षा को किस तरह से देखते थे एंड उन्होंने किस प्रकार से हमारे भारत देश की शिक्षा नीति को तैयार किया, और आज के टाइम पर जो हम शिक्षा व्यवस्था हमारे भारत देश में देखते हैं ये किस प्रकार से विकसित हुई है। ठीक है, ये पूरा टॉपिक आज के इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं और एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर जो एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी की क्लासेस करवाई जा रही हैं, सभी की प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आप नए हैं तो जाकर के हमारी एनसीईआरटी की स्पेशल सीरीज के तहत जो क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। सबसे पहले इस चैप्टर में कहा जा रहा है
भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। कहने का अर्थ यहाँ पर ये कि हमारे भारत देश में जो अंग्रेज आए थे, उनका केवल एक ही उद्देश्य नहीं था कि हमारे भारत के इलाके पर उन्हें कब्जा करना है, साथ ही साथ यहाँ से उनको आमदनी अर्थात यहाँ के आय पर नियंत्रण लेना है। कहा जा रहा है कि उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है, अर्थात वे मानते थे कि उन्हें देसी जनता को सभ्य बनाना है, अर्थात हमारे यहाँ की जो जनता थी उसे देसी मानते थे और उसे सभ्य बनाना इनका एक सांस्कृतिक मिशन भी था। एंड इसके अलावा उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को भी बदलना, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया है कि अंग्रेजों ने हमारे भारत देश में विधवा विवाह के लिए कानून बनाए, सती प्रथा को बैन करने के लिए कानून बनाया एंड इसके अलावा बाल विवाह पर भी बैन कानून करने के लिए इसके विरोध भी कानून बनाया था। ठीक है, तो वैसे अगर आप इन सभी कानूनों के पीछे मुख्य श्रेय देखोगे तो हमारे भारत देश के महापुरुषों का जाता है, क्योंकि उन्होंने ही जनता को जागरूक किया, कई सारे आंदोलन किए, बहुत सारे लोगों का विरोध किया। अंग्रेजों ने केवल यहाँ पर कानून बनाए। ठीक है, तो अंग्रेजों को लगता था कि उनका हमारे भारत देश में एक सांस्कृतिक मिशन भी है, उन्हें हमारे यहाँ की जनता को सभ्य बनाना है, हमारे यहाँ के जो रीति रिवाज है, जो मूल्य मान्यताएं हैं, इनको बदलना है। और इसके लिए अगर आप देखो तो अंग्रेजों ने हमारे भारत देश में काफी सारे मिशनरी लोगों को, जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे, इनको काम पर लगाया था, काफी सारे विद्यालय खोले गए थे। तो इसी संबंध में आज के इस चैप्टर में हम और भी अधिक टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आता है अंग्रेज शिक्षा को किस तरह से देखते थे। साथ ही साथ हम आज के इस चैप्टर में ये भी डिस्कस करेंगे कि अंग्रेजों ने जो शिक्षा व्यवस्था हमारे भारत देश में लागू की थी, उसके पीछे उनकी मानसिकता क्या थी। ठीक है, जैसे कि उन्होंने व्यापार के लिए हमारे भारत देश में शिक्षा को लागू किया था, तो उस व्यापारिक उद्देश्य को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर कहा जा रहा है कि सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं, वे पिछले 200 सालों में किस तरह से विकसित हुए। क्योंकि अगर आज से 200 साल पीछे का आप इतिहास देखोगे तो शिक्षा के बारे में आपको इतिहास बहुत ही अलग तरह का देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी आगे चलकर के हम डिस्कस करेंगे कि हमारे ग्रामीण इलाकों में स्थानीय कुछ गुरुकुल या फिर कहेंगे स्थानीय विद्यालय हुआ करते थे, जहां पर आमतौर पर 20 से ज्यादा छात्र नहीं होते थे हर गुरुकुल में। ठीक है, लोगों से जो फीस ली जाती थी वो उनके आमदनी के हिसाब से ली जाती थी। कोई भी नियमित व्यवस्था नहीं थी कि भाई सुबह 8 बजे स्कूल खुल जाएगा, शाम को आपको 4 बजे, 2 बजे, 3 बजे इस समय छुट्टी मिलेगी, ऐसा नहीं था। एग्जाम वगैरह नहीं होते थे, कॉपी पेपर वगैरह नहीं थे। तो हमें आज के इस चैप्टर में यही देखना है कि आज के टाइम पर जो हम शिक्षा व्यवस्था देखते हैं हमारे स्कूलों में जिस तरह से पढ़ाया जाता है, ये पिछले 200 सालों में किस तरह से विकसित हुई है। तो सबसे पहले टॉपिक हमें यहां पर देखने को मिलता है प्राच्यवाद की परंपरा। 1 मिनट, मैं आपका 1 मिनट लूंगा थोड़ा सा। हाँ, मैं यहाँ पर थोड़ा-सा छींक आ गई थी। एक्चुअली जुकाम चल रहा है, इस वजह से क्लासेस भी थोड़ा-सा डिले हो रही हैं। हाँ, तो अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो हमारे सामने अब टॉपिक आ रहा है प्राच्यवाद की परंपरा। अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल हमारे सामने आता है कि प्राच्यवाद किसे कहते हैं, फिर प्राच्यवादी किसे कहते हैं। ये आगे भी इस शब्द का हमें अर्थ देखने को मिलेगा। अभी जो परंपरा के बारे में बताया जा रहा है, उस परंपरा को डिस्कस करते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि प्राच्यवादी कौन लोग होते थे। अगर हम इसको पहले ही बता देंगे तो हो सकता है कि आप यहाँ पर थोड़ी-सी कन्फ्यूज हो जाओ और टॉपिक आपको समझ में ना आए। इसलिए पहले टॉपिक को समझते हैं, फिर प्राच्यवाद का अर्थ भी बताएंगे। ठीक है? तो पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि 1783 में विलियम जोन्स भारत आए। विलियम जोन्स नामक एक व्यक्ति थे जिनको कंपनी के द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज के पद पर कार्य करने का काम इनको दिया गया था। अर्थात हमारे भारत देश में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, उस सुप्रीम कोर्ट में इनका काम था जूनियर जज का। ठीक है, जूनियर जज के पद पर ये कार्यरत थे, अर्थात यहाँ पर काम करते थे। साथ ही एक भाषाविद भी थे। भाषाविद किसे कहते हैं? तो भाषाविद वो व्यक्ति होता है जिसे कई भाषाओं का ज्ञान हो। अब अगर हम यहाँ पर विलियम जोन्स की बात करें तो इन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन भाषा का अध्ययन किया था। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंच और अंग्रेजी भी ये जानते थे। इसके अलावा अपने एक दोस्त से अरबी और फारसी भी सीख चुके थे। तो कितनी भाषाओं को हो गई कुल मिलाकर के? 2 भाषाएं सीख करके आए थे। ठीक है, इसके बाद में फ्रेंच और अंग्रेजी भी हो गई, अर्थात 4 भाषाएं। 5वीं भाषा अरबी हो गई और 6ठी भाषा फारसी हो गई। तो 6 भाषाओं के ज्ञाता यहां तक हो चुके। इसके बाद भी अगर आप देखोगे तो कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां सीखते थे और उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने में लगे हुए थे। अर्थात ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका अलग-अलग भाषाओं में जानने, अलग-अलग भाषाओं को जानने, अलग-अलग ग्रंथों को पढ़ने में ज्यादा रुचि रखते थे और
इसीलिए अगर हम देखें तो इनका हमारे इतिहास में नाम आज भी जिंदा है। कहा जाता है कि एक बहुत भाषाविद व्यक्ति थे, कई भाषाओं का ज्ञान था, जिनमें से अभी हमने यहाँ पर 7-8 भाषाएं देख ली हैं। संस्कृत हो गई, फ्रेंच है, अंग्रेजी है, अरबी है, फारसी है, ग्रीक है, लैटिन है, तो इन भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। ठीक है, जब ये हमारे भारत देश में आए तो कलकत्ता में कई सारे संस्कृत विद्वानों के साथ में बैठकर के इन्होंने संस्कृत की बारीकियों को समझा और संस्कृत के जो काव्य थे इनका अध्ययन करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंक, गणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। अर्थात हमारे भारत देश में इन सभी सब्जेक्टों से संबंधित, कानून से संबंधित जैसे कि आपकी मनुस्मृति है, इसके अलावा भारत में संस्कृत में और भी जो ग्रंथों को लिखा गया था कानून से संबंधित, उन ग्रंथों को, दर्शन से संबंधित ग्रंथों को, धर्म से संबंधित ग्रंथों को, राजनीति, नैतिकता, अंक गणित, ठीक है, चिकित्सा विज्ञान, इन सभी से संबंधित जितनी भी पुस्तकें थी उन सभी का अध्ययन शुरू कर दिया। अच्छा, जब इन्होंने अध्ययन शुरू किया एंड जब ये सभी कार्य कर रहे थे तो जोन्स ने उसी टाइम पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर हैं जो कि ऐसा ही कर रहे, अर्थात बहुत सारे अंग्रेज अफसर उनके जैसी दिलचस्पियां रखते थे। जैसे कि जोन्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने जिस प्रकार से भारत में आने के बाद में संस्कृत विद्वानों के साथ में रह करके संस्कृत को सीखा, सीखने के बाद में भारत के जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ना शुरू किया, भारतीय पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू किया, तो इसी प्रकार के कार्य कई अन्य अंग्रेज अफसर भी भारत में कर रहे थे। जैसे कि उनमें से एक एग्जांपल मिलता है आपको हेनरी टॉमस कोलब्रुक का, दूसरा मिलता है नेथेनियल हॉलहेड का, तो ये दो और एग्जांपल हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अर्थात कुल मिलाकर के यहाँ पर 3 लोगों के बारे में बात कही गई है। एक हो गए आपके सामने विलियम जोन्स, दूसरे हो गए हेनरी टॉमस कोलब्रुक और तीसरे हो गए नेथेनियल हॉलहेड। ठीक है, ये भी कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय भाषाएं सीख करके संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। अर्थात ये क्या कर रहे थे, ये दो व्यक्ति हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड, ठीक है, इसके साथ ही साथ विलियम जोन्स भी क्या कर रहे थे, भारत की भाषाओं को सीख करके और भारतीय जो पुस्तकें थी इनका केवल अध्ययन ही नहीं कर रहे थे बल्कि साथ ही साथ इनका अंग्रेजी में अनुवाद भी करने में लगे हुए थे। ठीक है, और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास कर रहे थे कि भाई भारत का जो इतिहास है ये कितना पुराना है, भारत की जो प्राचीन संस्कृति है वो कैसी है, तो भारत के प्राचीन विरासत को समझने का प्रयास कर रहे थे कि भाई प्राचीन काल में भारत कैसा था। ठीक है, इन लोगों के साथ मिलकर के विलियम ने, अर्थात जो यहाँ पर आपको मिलते हैं कोलब्रुक और नेथेनियल, ठीक है, तो इन दोनों लोगों के साथ मिलकर के और भी कई सारे लोगों का इन्होंने साथ लिया था, इन लोगों के साथ मिलकर के विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, क्या नाम है इसका, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और इसके साथ ही साथ एशियाटिक रिसर्च नाम की एक शोध पत्रिका का प्रकाशन करना शुरू कर दिया। एशियाटिक की अगर बात करें तो ये एशिया शब्द से निकला है, अर्थात हमारे भारत देश से एशिया से संबंधित जितने भी इतिहास इनको देखने को मिले, स्पेशली भारत से संबंधित इन्होंने पुस्तकों को पढ़ा था। ठीक है, तो इन्होंने इस रिसर्च पत्रिका का नाम रखा एशियाटिक रिसर्च। ठीक है, इसमें किन चीजों को प्रकाशित करते थे, ये जो भी हमारे भारतीय ग्रंथों को पढ़ते थे, चाहे वो फारसी के हों या फिर संस्कृत के हों, उनको पढ़ते थे, पढ़ने के बाद में उनका अंग्रेजी में अनुवाद करते थे और अनुवाद करने के बाद में उसी का प्रकाशन कर देते थे। ठीक है, और अन्य अंग्रेज अफसर जो थे वो इन प्रकाशनों को पढ़ते थे, साथ ही साथ जो हमारे भारत देश के कुछ विद्वान लोग थे वो भी इन प्रकाशनों को पढ़ा करते थे। अगले पॉइंट में मिल रहा है कि जोन्स और कोलब्रुक, ठीक है, ये भारत के प्रति खास तरह का रवैया रखते थे। खास तरह का रवैया अर्थात उनकी जो हमारे भारत के प्रति सोच थी वो अन्य अंग्रेजों की अपेक्षा थोड़ी सी अलग थी। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। अर्थात ये दोनों ही व्यक्ति ऐसे थे जो केवल अपनी पश्चिम की संस्कृति का सम्मान ही नहीं करते थे, बल्कि इनका कहना था कि भाई जो भारत की प्राचीन संस्कृति है इसका भी सम्मान करना जरूरी है। और ये हमारे भारत देश की संस्कृति, प्राचीन संस्कृति और पश्चिम की प्राचीन संस्कृति, इन दोनों का सम्मान करते थे और इसको आदर भाव से देखते थे। अच्छा, इनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, वैभव के शिखर अर्थात पीक पर थी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई आप जो व्यक्ति है ये पीक पर है, अपने करियर पॉइंट में पीक पर है, उसी तरह से हमारी जो भारत की प्राचीन सभ्यता थी, ठीक है, कहा जा रहा है कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में वैभव की शिखर पर थी। अगर प्राचीन काल के शासकों के बारे में पढ़ोगे तो आपको मौर्य साम्राज्य देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आपको और भी कई सारे वंश देखने को मिलते हैं जो कि हमें देखने को मिलता है। बिंदुसार हो गए, बिंबिसार हो गए, राजा हरिश्चंद्र जी हो गए, और भी कई सारे शासक थे जो कि प्राचीन काल में हमारे भारत देश में शासन करते थे। तो इन्होंने कहा कि भाई प्राचीन काल में अगर आप भारतीय सत्ता को पढ़ोगे, भारतीय सभ्यता को, प्राचीन काल का इतिहास पढ़ोगे तो हमें देखने को मिलता है कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, लेकिन परंतु
परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना जरूरी। इन्होंने ये एक प्रकार की राय दी थी अपनी कि अगर आपको भारतीय इतिहास को समझना है, भारत को समझना है, तो भारत को समझने के लिए भारत के प्राचीन काल में लिखे गए जो ग्रंथ हैं, कानूनी ग्रंथ हैं और जो पवित्र ग्रंथ हैं, इनको खोजो और इनको समझो। ठीक है, इनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है। अर्थात देखो, बहुत बड़ी इन्होंने एक बात यहां पर कही है कि अगर आपको हिंदू और मुसलमान इन दोनों लोगों के विचारों को और कानूनों को समझना है, तो आपको इन्हीं के द्वारा रचे गए, इन्हीं के द्वारा लिखे गए लेखों को, रचनाओं को पढ़ना होगा। अगर आप इनके द्वारा लिखे गए लेखों को, रचनाओं को पढ़ते हैं, इनके द्वारा लिखे गए कानूनों को पढ़ते हैं, तभी आप हिंदू और मुसलमान इन दोनों के विचारों को और कानूनों को समझ पाएंगे। ठीक है, और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखें आगे क्या होता है, आगे की जो स्टोरी है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आगे कहा जा रहा है कि इस तरह जोन्स और कोलब्रुक ये दोनों ही व्यक्ति जो थे, दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुटे गए। अर्थात इन दोनों लोगों ने जब इस बात को समझा, तो समझने के बाद में भारत में जितने भी प्राचीन ग्रंथ इनको मिलते थे, उनको ढूंढते थे, उनको पढ़ते थे, उनकी व्याख्या करते थे, अनुवाद करते थे और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका में उसको प्रकाशित करके अन्य लोगों तक पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। अर्थात इनका मानना यह था कि अगर हम इस प्रकार की रिसर्च करते रहेंगे, हमारी परियोजना अगर ऐसे ही चलती रहेगी, तो केवल जो हमारे अंग्रेज हैं, ठीक है, केवल अंग्रेजों को ही भारतीय संस्कृति सीखने में मदद नहीं मिलेगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को जानने, दोबारा समझने, अपनाने का भी मौका मिलेगा। इनका कहना ये था कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी इस परियोजना से अंग्रेज जो हैं वो भी भारतीय संस्कृति को सीखेंगे, भारतीय संस्कृति से कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ अच्छे तत्व मिलेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो भारतीय हैं, जो अपने वैभव को भूल चुके हैं कि प्राचीन काल में हम कैसे थे और आज के टाइम पर कैसे हैं, जैसे आप देखते हो हमारे हनुमान जी महाराज जो थे वो भूल गए थे कि वो कितने ताकतवर हैं। फिर जामवंत जी ने उनको सिखाया था, बताया था कि भाई तुम इतने अधिक बलशाली हो, तुम्हारे अंदर इतना बल छुपा हुआ है, तुम पूरे के पूरे समुद्र को पार कर सकते हो। तो इसी तरह से ये काम हमारे भारत देश में जोन्स और कोलब्रुक ये दोनों ही व्यक्ति मिलकर के कर रहे थे। ठीक है, भारत के लुप्त वैभव को निकाल रहे थे, उसको खोज रहे थे, उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे थे और भारत की जनता को बताने का प्रयास कर रहे थे कि भाई तुम प्राचीन काल में इतने महान थे। ठीक है, तो वही यहाँ पर कहा गया है कि केवल भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद ही नहीं देगी, बल्कि भारतीयों को अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में भी मदद देगी कि अतीत काल में तुम्हारा जो वैभव था वो कैसा था, अतीत काल में तुम्हारा समाज कैसा था, तुम कैसे अपनी जिंदगी जिया करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर के कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलीलें दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छा, जब इन्होंने कई सारी एशियाटिक रिसर्च नामक पत्रिकाओं को प्रकाशित किया, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, तो अंग्रेज अधिकारी जो यहाँ पर पहले से काम कर रहे थे, जिन्होंने कई सारी ऐसी पत्रिकाओं को पढ़ा, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने एक दलील रखी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय, अर्थात जो वो वहां पर पढ़ते हैं वो ज्ञान यहाँ पर ला करके यहाँ पर लोगों को पढ़ाने की बजाय जो भारतीय ज्ञान पहले से है उसको ही प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा वे मानते थे कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से परिचित हैं और जिसे वे आदर एवं महत्व देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप उस टाइम पर देखोगे तो इंग्लिश को लोग ज्यादा महत्व नहीं देते थे, हिंदी को ज्यादा महत्व देते थे और अंग्रेज चाहते थे कि भाई आप अंग्रेजी भाषा को पढ़ो। हमारे यहाँ के ब्राह्मण संस्कृत को महत्व देते थे और उन्हें कहा जाता था कि भाई आप इंग्लिश को पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अंग्रेजों का ये कहना था, जिन्होंने इनके रिसर्च के बारे में पढ़ा, भारतीय संस्कृति को समझा, उनका ये कहना था कि भाई हमारे भारत देश में जो हिंदू और मुसलमान है उनको वही पढ़ाओ जिसको वो पहले से जानते हैं और जिससे वो पहले से परिचित है, जिसका आदर करते हैं, जिसका महत्व देते हैं। अब भाई जिसको वो महत्व ही नहीं देते हैं वो आप उनको पढ़ाओगे तो उनके किस काम का। ठीक है, और इसके साथ ही साथ इन अफसरों की राय में केवल तभी देसी जनता का दिल जीत सकते हैं और केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं।
अर्थात इन अंग्रेजों का ये भी कहना था कि अगर आप इनके मन का करोगे, अर्थात जो ये पढ़ना चाहते हैं वही इनको पढ़ाओगे, तभी ऐसा हो सकता है कि आप भारत में जो देसी जनता है, इस देसी जनता का दिल जीत पाओ और यहाँ पर अजनबी के रूप में आकर के मतलब अजनबी शासक जो है अपनी प्रजा से यानी कि हमारे भारतीय लोगों से आदर की उम्मीद कर तभी सकते हो जब हमारे भारतीय लोगों का दिल जीतोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर क्या होता है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है वारेन हेस्टिंग्स प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। प्राच्यवादी अब यहाँ पर समझो ये जो लोग थे, ठीक है, जिनके बारे में भी हमने पढ़ा, जैसे कि टॉमस हो गए, ठीक है, नेथेनियल हॉलहेड हो गए, विलियम जोन्स हो गए, कोलब्रुक जी हो गए, तो इन सभी लोगों को प्राच्यवादी कहा जाता था। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का ज्ञान रखते हैं, इनका अध्ययन करते हैं, उनको प्राच्यवादी कहा जाता था। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग एक ऐसा व्यक्ति था जो प्राच्यवादियों का भारी समर्थक था, अर्थात विलियम जोन्स हो गए, कोलब्रुक हो गए, इनके भारी समर्थक थे। ठीक है, तो प्राच्यवादियों के विचारों को ध्यान में रख करके 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में एक मदरसा खोला गया और इसी क्रम में 1791 में अर्थात 10 साल बाद बनारस में हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृति ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। तो यहां पर देखो इन्होंने क्या किया, ये जो प्राच्यवादी थे, जो भारतीय शिक्षा का और इन मतलब भारतीय प्राचीन शिक्षा का, प्राचीन ग्रंथों का, साथ ही साथ यूरोपीय शिक्षा का भी अच्छा खासा ज्ञान रखते थे, इनकी संस्कृतियों का ज्ञान रखते थे, उनकी बातों को मद्देनजर रखते हुए, उनके विचारों का ध्यान रखते हुए किन्होंने वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में अरबी फारसी इस्लामी कानून के अध्ययन करने के लिए अरबी फारसी इस्लामिक इन कानूनों का अध्ययन करने और इसको बढ़ावा देने के लिए एक मदरसा की स्थापना की। साथ ही साथ 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज की भी स्थापना इन्होंने करवाई। ठीक है, जहां पर प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में वहां से इनको मदद मिल सके। ठीक है, तो कई सारे हिंदू ब्राह्मणों को रखा गया था जो कि यहाँ पर काम करते थे और इस प्रकार के कामों में लगे हुए थे। अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। देखो क्या है कि आप कितना भी अच्छा काम कर लो या कितना भी बुरा काम कर लो, सभी लोग कभी भी आपके पक्ष में खड़े नहीं होंगे, कुछ विरोधी हमेशा होंगे। तो उसी तरह से जब कंपनी ये काम कर रही थी तो कुछ अफसर ऐसे भी थे जो कि इनके विचारों का, इनके काम का विरोध भी कर रहे थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक थे, अर्थात ऐसे लोग जो भारतीय सभ्यता और प्राचीन सभ्यताओं का ज्ञान रखते हैं, ठीक है, प्राचीन संस्कृतियों का ज्ञान रखते थे, उनकी कुछ लोग ऐसे भी थे जो कटु आलोचक थे। ठीक है, अच्छा, भाषाविद का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार हो और विद्यार्थी होता है, अर्थात कई भाषाओं को जानता है और कई भाषाओं को जानने का प्रयास भी कर रहा है। प्राच्यवादी एशिया की भाषा संस्कृत का गहन ज्ञान रखने वाला, यानी कि कह सकते हैं कि भाई एशिया की भाषा और संस्कृति, ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ की प्राचीन संस्कृति और एशिया की जो भाषाएं हैं उनका जो ज्ञान रखते थे उन्हें प्राच्यवादी कहा गया था। इसके अलावा मुंशी उसे कहा जाता था। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता उसे मुंशी कहा जाता था। ठीक है, तो मुंशी लोगों की हेल्प ली जाती थी, किसके लिए? फारसी को पढ़ने के लिए। ठीक है, फारसी पढ़ने, फारसी समझने के लिए मुंशी लोगों की मदद ली जाती थी। एक मिनट यहाँ पर रुकिए, फिर से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मुंशी जी की हेल्प इसलिए ली जाती थी ताकि उनसे फारसी भाषा को सीखा जा सके। अगला पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है पूर्व की जघन्य गलतियां। यहाँ से हमें इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने को मिलेंगे। अभी तक तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी दी गई थी, इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी। ठीक है, बट अब जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो सच में इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले पॉइंट में बताया जा रहा है कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। अर्थात देखो यहाँ पर हिंदू कॉलेज की और मदरसा की स्थापना तो कर दी गई थी, लेकिन जैसे ही 19वीं सदी का आरंभ होता है, 19वीं सदी अर्थात सन 1800 से 1900 के बीच में, ठीक है, तो जैसे ही सन 1800 आता है, 1801, 2, 3, 4, 5 में, तो इसी टाइम से क्या होता है, कई सारे अंग्रेज अफसरों ने प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करनी शुरू कर दी। जो प्राच्यवादियों का दृष्टिकोण था कि भाई भारत के लोगों को भारतीय शिक्षा ही प्रदान की जानी चाहिए, तो इनका विरोध करने लगे, इनकी आलोचना करने लगे। उनका कहना था कि पूर्वी समाज का ज्ञान जो है त्रुटियों से भरा हुआ है, अर्थात हमारे देश का जो ज्ञान है, हमारे देश की जो पुस्तकें हैं, ये त्रुटियों से भरी हुई, इसमें बहुत ज्यादा गलतियां हैं और ये अवैज्ञानिक है। देखो हम सभी की तो बात नहीं कर सकते, बट अधिकतर ग्रंथ आज के टाइम पर आपको ऐसे मिलेंगे जिसके ऊपर बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च करने के बाद में एक एक चीज आपको करेक्ट
करेक्ट देखने को मिलती। जैसे कि अगर आप देखो तो हनुमान चालीसा में जमीन से लेकर के या फिर कहें कि पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक की दूरी का ज्ञान दिया गया है, जो कि आज के टाइम पर जब हमारे वैज्ञानिकों ने उसकी नपाई की तो बिल्कुल करेक्ट निकला। गुरुत्वाकर्षण जिसे हम कहते हैं कि भाई ग्रेविटी, ठीक है, तो ग्रेविटी के बारे में कहते हैं न्यूटन ने सबसे पहले ग्रेविटी के बारे में बताया, लेकिन हमारे भारतीय पुस्तकों में अगर आप देखोगे तो गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटी के बारे में पहले से जानकारी दी गई है। बहुत सारी जानकारी आपको हमारे ग्रंथों में पहले से उपलब्ध थी और अंग्रेज लोगों ने इनके ऊपर कोई भी रिसर्च किया नहीं था, तो उनको लगता था कि भाई जो हमारा भारत का ज्ञान है ये त्रुटियों से भरा हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ अवैज्ञानिक है, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या है, हर चीज को किसी न किसी संस्कृति से, किसी न किसी देवता से जोड़ करके बताया गया था, ठीक है। इसलिए इन्होंने कहा कि भाई त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है, क्योंकि इनकी भाई उस टाइम पर ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हर एक चीज के बारे में रिसर्च करके हर एक चीज को सही है या गलत है उसको जांच सकें, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा तर्क दे दिया। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर है और सतही, अगंभीर इसीलिए कहा और सतही इसीलिए कहा, ठीक है। तो ये बात इन्होंने कही, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट मिलता है कि प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। जेम्स मिल एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारत में चाहते ही नहीं थे कि भारत में भारतीय शिक्षा का प्रोत्साहन किया जाए। ये चाहते थे कि भाई विदेशी शिक्षा जो है अर्थात जो पश्चिमी शिक्षा है उसको ही भारत में लाना चाहिए और उसी का प्रसार करना चाहिए। तो प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देश की जनता को खुश करने और दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा या फिर उनकी भावना को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो इन्होंने कहा भाई अगर आप भारत में शिक्षा ही प्रदान करना चाहते हो तो क्या जरूरत है कि आप भारत की जनता को खुश करने के लिए या फिर वहां का लोगों के दिल जीतने के लिए आप यहाँ पर शिक्षा प्रदान करो, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप शिक्षा प्रदान करने जा रहे हो तो उसका उद्देश्य भारतीय जनता का दिल जीतना या भारतीय जनता को खुश करना नहीं होना चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीजों का ज्ञान दिया जा रहा चाहिए, ठीक है। इन्होंने ये कि ये मतलब बात कही अपनी तरफ से कि अगर आप शिक्षा प्रदान करना चाह रहे हो तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आप रखो उपयोगी और व्यवहारिक चीजों का ज्ञान देना। देखो गलत ये भी नहीं थे, लेकिन भाई जिस प्रकार का इनका उस समय नॉलेज था उस समय इन्होंने उस टाइप से बात की, ठीक है। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों की के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली हैं। तो यहाँ पर इस बात को थोड़ा समझो। यहाँ पर जेम्स मिल ने कहा कि जैसे हम भारत में देखते हैं, भारत में पढ़ाया जाता है जो भारत में काव्य हैं, ठीक है, जो भारत में रचना की गई है, ठीक है, तो काव्य और धार्मिक साहित्य भारत में पढ़ाने की बजाय भारतीय लोगों को यह पढ़ाओ कि जो पश्चिम है, पश्चिमी देश है, उन्होंने वैज्ञानिक और तकनीक के क्षेत्र में किस प्रकार से सफलताएं हासिल की हैं, ठीक है। तो वैज्ञानिक और तकनीकी चीजों के बारे में एंड इनसे जुड़ी हुई खबरों के बारे में भारतीय लोगों को पढ़ाओ, बजाय इसके कि भारतीय समाज को जो इनके ही समाज के द्वारा काव्य और धार्मिक साहित्यों की रचना की गई है ये पढ़ाए जाएं। तो यहाँ पर इस बात को कहा गया एंड इस बात को काफी समय तक सीरियस भी लिया गया। फिर आगे क्या होता है आइए देखते हैं। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा होता गया। देखो धीरे धीरे हुआ क्या, जैसे जैसे समय बदलता गया तो प्राच्यवादियों का विरोध धीरे धीरे बढ़ता गया। थॉमस बेबिंगटन मैकोले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। 1830 के दशक तक आते आते, ठीक है। वे भारत को असभ्य देश मानते थे और उनका कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। तो इनका ये मानना था कि अगर हम पश्चिमी जो हमारा देश है अर्थात जहां से आए थे, ब्रिटेन हो गया या फिर और भी देश वहां पर थे, ठीक है, तो इनका कहना था कि किसी भी एक यूरोपीय पुस्तकालय का एक खाना, जैसे कि लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, तो इनका कहना था मात्र एक खाने में जो रखी हुई पुस्तकें हैं वो पुस्तकें भारत के समूचे ज्ञान के बराबर हैं। भारत में जितने भी साहित्य आपको देखने को मिलते हैं उन सभी साहित्यों में जितना ज्ञान दिया गया है उससे ज्यादा ज्ञान आपको भारत में यूरोप में जो पुस्तकालय देखने को मिलते हैं उन पुस्तकालयों के केवल एक ही खाने में रखी हुई पुस्तकों में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। देखो अंग्रेज क्या करते थे, अपने फायदे के बारे में सोचते थे, तो इन्होंने यहाँ पर फायदे की बात की। इन्होंने कहा कि भाई अंग्रेजों को या फिर ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि इससे अंग्रेजों को कोई फायदा होने वाला नहीं। जबकि अगर आप प्राच्यवादियों की बात करो तो प्राच्यवादियों का तर्क यहाँ पर यह था कि अगर हम यहाँ की ही शिक्षा को, यहाँ के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, तो इससे अंग्रेजों को यहाँ की सभ्यता के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ की संस्कृति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ के लोगों को यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ के प्राचीन काल में जो वैभव था, उसके वैभव के बारे में, लुप्त वैभव के बारे में हम बता सकते हैं। जबकि अगर हम देखें तो यहाँ पर प्राच्यवादी सही थे, लेकिन अगर हम देखें प्राच्यवादियों की जो विरोधी थे वो यहाँ पर गलत हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट में मिलता है कि गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकोले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। अर्थात इन्होंने कहा कि भाई यहाँ के जो विद्यालय खोले जा रहे हैं वहां पर इंग्लिश को सिखाया जाए और उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। अर्थात इनका कहना यह था कि अगर इंग्लिश हमारे भारत देश के लोग पढ़ते हैं तो भारत देश के लोगों को देखो, जो पश्चिम के देशों ने विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में सफलताएं हासिल की, इन सफलताओं के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, उस विकास से अवगत हो पाएंगे अगर ये इंग्लिश को पढ़ते हैं। ठीक है, और इन्होंने कहा कि भाई जो दुनिया के श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियां हैं उनको भी पढ़ने में आपको मदद मिलेगी अगर आप इंग्लिश का ज्ञान अपने पास में रखते हैं। क्योंकि इनका मानना था कि अधिकतर जो पुस्तकें हैं वो इंग्लिश में ही ऐसी हैं जो कि इनको सबसे बेस्ट नॉलेज देती है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी भगवत गीता को अगर आप देखोगे तो सबसे बेस्ट पुस्तक तो भगवत गीता ही है। जीवन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको भगवत गीता में मिलेगा। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि इस प्रकार मैकोले, एक मिनट, हाँ, इस प्रकार मैकोले के मिन्स अर्थात विवरण, ठीक है, तो इस प्रकार मैकोले के विवरण के आधार पर 1835 का 1865 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। यह फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस हिंदू कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहित ना किया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते हुए अंधकार के मंदिर की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी। अब यहाँ पर समझो होता क्या है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जब मैकोले जी अपनी ये बातें कहते हैं कि भाई अगर हम इंग्लिश को यहाँ की जनता को सिखाएंगे तो यहाँ की जनता इंग्लिश के माध्यम से जो दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्य है, अर्थात जो सबसे पॉपुलर पुस्तक है, ठीक है, जो सबसे साहित्यिक कृतियां हैं श्रेष्ठ, ठीक है, अर्थात जो सबसे बेस्ट बुक्स है उनको पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि अगर हम इंग्लिश को सिखाते हैं भारत में तो यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन की जो सफलताएं हैं उनके बारे में भी जान पाएंगे। ठीक है, तो मैकोले की इस विवरण का ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने 1835 में एक शिक्षा अधिनियम पारित किया। इस शिक्षा अधिनियम में क्या किया गया कि ये फैसला लिया गया कि अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया, सॉरी, अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया। जैसे कि आज के टाइम पर हम देखते हैं कि 12th तक हम पढ़ते हैं हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम, जो भी पढ़ सकें। इसके बाद में आपको बीएससी मिलता है या फिर बीटेक करना चाहते हो तो कई सारे ऐसे माध्यम है जो कि आप इंग्लिश में, जैसे कि अभी तक अगर आप पढ़ना चाहते हो तो जो आपका डॉक्टरी का कोर्स था वो हिंदी में उपलब्ध नहीं था, इंग्लिश में ही था, लेकिन अब तो हम तो शायद सुनने में आ रहा है कि हिंदी में भी उपलब्ध है। तो इसी तरह से इन्होंने कहा भाई जो आपकी मतलब स्कूल लेवल की शिक्षा होगी वो तो आप जैसी चाहो प्राप्त करो, लेकिन जो हायर एजुकेशन अगर आप लेने के लिए जाओगे तो उसके लिए, अर्थात अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करोगे तो उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया अंग्रेजी को। ठीक है, अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया। इसके अलावा जो कलकत्ता में मदरसा खोला गया था और बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, कहा गया कि ये प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन अब नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये जो संस्थान है इनको अपने आप क्षरण का शिकार हो रहे अंधकार के मंदिर की संज्ञा दी गई। जैसे कि कहा गया कि अगर हम इन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल ये अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो अंधकार के मंदिर की इनको संज्ञा दी गई कि ऐसा मंदिर जिसमें कोई पूजा पाठ करने के लिए नहीं जाता है, उसमें अंधेरा पड़ा रहता है, तो ऐसे मंदिर की संज्ञा दी गई। ठीक है, और अब स्कूलों के लिए यहाँ पर पुस्तकों को छापा जाने लगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं होता क्या है। व्यवसाय के लिए शिक्षा, यहाँ पर तर्क दिया जाता है। ठीक है, अब व्यवसाय के लिए शिक्षा, ये तर्क क्यों दिया गया और इस तर्क में कितना महत्व है, इस चीज को भी यहाँ पर देखते हैं। तो कहा जा रहा है 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक मिनट, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। क्या भेजा? एक नोट बेटा, हम कह सकते हैं कि भाई एक चिट्ठी भेजी। ठीक है, नोट भेजा, बट हम चिट्ठी इसको समझेंगे। ठीक है, कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड, इनके नाम से जारी किए गए इस संदेश में इस संदेश को वुड का नीति पत्र अर्थात वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। अब इसको थोड़ा सा
समझ लो, थोड़ा पहले जो पहले दिया गया तो उसको समझो फिर इसको समझते हैं। तो देखो मैकोले के विवरण के आधार पर 1835 में शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया था, जिसके हिसाब से क्या हुआ हमने समझ लिया। स्कूल खोले जाने लगे और स्कूलों के लिए अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकों को छापा जाने लगा। इसके बाद में 1854 में क्या होता है कि लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने, जो कोर्ट के डायरेक्टर थे, उन्होंने क्या किया, भारत में जो उस टाइम पर गवर्नर जनरल थे, इनके नाम शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा कि भाई भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो भारत में शिक्षा व्यवस्था को तय करने के लिए भारत की शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक पत्र भेजा। अब जो ये पत्र था, इस पत्र को वुड का नीति पत्र नाम दिया गया, वुड्स डिस्पैच नाम दिया। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो कंपनी के नियंत्रक मंडल जिनका नाम था नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष जिनका नाम था चार्ल्स वुड, इनके नाम से इस पत्र को चूंकि जारी किया गया था, इसलिए इस पत्र को नाम दिया गया वुड का नीति पत्र या फिर वुड्स डिस्पैच। ठीक है, इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर से प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने के फायदे बताए गए थे। अर्थात यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पर फायदे बताए गए थे कि अगर हम प्राच्यवादी ज्ञान की बजाय, अर्थात हमारे यहाँ पर जो शिक्षा प्रोवाइड की जाती है उस शिक्षा की बजाय यूरोपीय शिक्षा को भारत में प्रमोट करते हैं, तो उससे अंग्रेजों को क्या फायदा होगा, इसके फायदे को इस नोट में बताया गया था। इस वुड्स डिस्पैच में या फिर कहें कि वुड के नीति पत्र में इस जानकारी को दिया गया था। सबसे दूसरे बिंदु में बताया जा रहा है, हाँ इसी से संबंधित दूसरे बिंदु में बताया जा रहा है कि इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यावसायिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया। क्या बताया गया? सॉरी, व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। अर्थात यहाँ पर जो ये वुड का नीति पत्र आया गया था, इस नीति पत्र में कहा गया था कि अगर यूरोपीय शिक्षा को हम भारत में प्रमोट करते हैं, ठीक है, तो इसका एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी होगा। अर्थात लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आएगा, लोगों के वर्ताव में परिवर्तन आएगा, जिससे अंग्रेजों को आर्थिक दृष्टि से लाभ मिलेगा। ठीक है, बहुत ही गहराई से यहाँ पर बात को समझना। जो ये दस्तावेज था, इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ, अर्थात हमारे देश के लोगों के जो आचार विचार थे, जो सोच थी, जो व्यवहार हुआ करते थे, तो उन व्यवहारिक लाभों का उसका उन व्यवहारों में परिवर्तन आएगा, जिसका लाभ आर्थिक क्षेत्र में मिलेगा अंग्रेजों को। ठीक है, इनके मुताबिक क्या था कि यूरोपीय शिक्षा अगर हम भारत में प्रमोट करते हैं, तो इसके माध्यम से जो भारतीय लोग होंगे, तो भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। अर्थात अगर हम यहाँ पर यूरोपीय शिक्षा को प्रमोट करेंगे, तो भारतीय जो लोग हैं वो व्यापार और वाणिज्य को समझेंगे, साथ ही साथ संसाधनों का विकास कैसे किया जाए और संसाधनों के विकास का महत्व भी समझेंगे। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया, तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा। अर्थात जैसे कि यहां पर हम एग्जांपल के रूप में आपको समझाएंगे, टॉपिक से थोड़ा सा अलग हटके। अगर आपको डेली ठीक है बताया जाए कि आप जो खाना खा रहे हो वो खाना प्रदूषित है, ठीक है, और जो हम आपको खाना बता रहे हैं वो खाना अच्छा है। जैसे कि हम एग्जांपल के रूप में बताते हैं, आप देखते हो टीवी पर बहुत सारे ऐड चलते हैं बॉर्नवीटा के, हॉर्लिक्स के, कॉम्प्लेन के। अब तो बहुत कम चलते हैं, बट कुछ टाइम पहले बहुत सारे चलते थे। कॉम्प्लेन कहता था कि भाई हम लंबाई बढ़ा देते हैं, हॉर्लिक्स कहता था कि हम मजबूत कर देते हैं, बॉर्नवीटा कहता था अपना एक अलग तरीके का, सभी अपने अपने एक अलग तरीके के राग लेकर कहते, सभी ने बताया था कि हमारी विशेषता। इसको देख करके, चूंकि लोगों ने जाना इसके बारे में, देखा, तो देख करके लोगों ने क्या किया, इनको पिलाना शुरू कर दिया अपने बच्चों को। लेकिन जब इनके ऊपर केस हुआ और तब इनके इन प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट को देखा गया कि ये जो प्रोडक्ट हैं इनके अंदर आखिरकार है क्या, तो पता चला कि तीनों ही कंपनियों में एक ही प्रकार की चीजों को रखा गया। जो कंप्लेन कहता था ना, कंप्लेन कहता था कि भाई हमें पियो और आपकी लंबाई बढ़ेगी, कंप्लेन पीने से लंबाई बढ़ती बच्चों को, और बॉर्नवीटा कहता था कि भाई मजबूती प्रदान करते हैं। सभी में एक ही चीजें थी, ना कॉम्प्लेन में कुछ अलग तरीके के प्रोडक्ट डाले गए थे और ना बॉर्नवीटा में कुछ अलग तरीके के प्रोडक्ट डाले गए थे। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें, तो अंग्रेजों का कहना था कि अगर यूरोपीय जीवन शैली के बारे में हम भारतीय लोगों को बताएंगे,
ठीक है, भारतीय लोगों को बताएं कि भाई हम ऐसे रहते हैं, इन प्रोडक्ट का यूज करेंगे तो भारतीय लोगों का मन करेगा, अर्थात उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में बदलाव आएगा, अर्थात उनका भी मन करेगा कि हम अंग्रेजों की तरह रहें। और अगर आप देखो तो बहुत सारे भारतीय लोगों ने ऐसा किया भी था। आज के टाइम पर आपको कोई एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है, कल ही मन करता है कि भाई इसका तो हम उपयोग करेंगे। अब डेली डेली आपको रोल्स रॉयस कार दिखाई जाएगी तो भाई आपका तो मन करेगा कि आप भी उसको बैठकर चलाओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था की नीति तैयार करने के लिए कहा गया, उसमें बताया गया कि भाई अगर हम यूरोपीय शिक्षा का भारत में प्रसार करते हैं तो उसका व्यवहारिक लाभ में आर्थिक क्षेत्र में होगा। कैसे होगा? क्योंकि अगर यूरोपीय जीवन शैली के बारे में भारतीय जनता जानेगी तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। ठीक है, और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। ठीक है, ब्रिटिश वस्तुओं की जब मांग बढ़ेगी तब क्या होगा, ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ से चीजों को लेकर के जाएंगे, भारत में बेचेंगे और इससे आर्थिक लाभ इनको होगा, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोपीय चीजों को अपनाना और सीखना शुरू कर देंगे। अब बचपन से आप बच्चों को बताओगे तो बच्चा तो उस चीज का मांग करेगा ही करेगा। ठीक है, अब बच्चा टीवी पर कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखता है तो बच्चा मांग करता है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि बचपन से ही बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दो कि यूरोपीय शिक्षा बढ़िया है, यूरोपीय जीवन शैली बढ़िया है, यूरोपीय लोग अच्छे होते हैं, यूरोपीय लोग इस चीज का प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो धीरे धीरे लोग क्या करने लगते हैं, उस चीज का उपयोग करने लगते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर लाभ बताया गया है, व्यवहारिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि वुड के नीति पत्र में तर्क दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र में भी उत्थान होगा। क्या कहा जा रहा है? यहां पर कहा जा रहा है कि जो वुड का नीति पत्र था, इसमें एक और बात कही गई कि अगर हम यूरोपीय शिक्षा का भारत में प्रसार करते हैं तो इससे भारतीयों के नैतिक चरित्र में भी उत्थान होगा, इससे वे ज्यादा सत्यवादी और ईमानदार बनेंगे। ठीक है, फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूर्व का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा है, बल्कि यह लोगों में ना तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और ना ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। तो ये बात कही गई थी इस दस्तावेज में। ठीक है, कि अगर हम यूरोपीय शिक्षा का प्रसार करते हैं तो कंपनी के पास में भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। ठीक है, अगर यूरोपीय शिक्षा में यहाँ पर प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर हम पूर्व के साहित्य को देखेंगे, अर्थात हमारे भारत देश की पुस्तकों को देखेंगे, तो इसमें जो ज्ञान दिया गया है वो त्रुटियों से भरा हुआ है। ठीक है, और अवैज्ञानिक है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या किया गया, यूरोपीय शिक्षा के प्रसार की बात कही गई। फिर क्या होता है आगे, एक और पॉइंट इसी से संबंधित दिया जा रहा है, आइए देखते हैं। तो अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, एक मिनट, हाँ, 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सबसे पहला कदम क्या उठाया? सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया। ठीक है, जिसे आज आप देखते हो सरकारी शिक्षा विभाग है। ठीक है, इसी प्रकार से अंग्रेजों ने भी सरकारी शिक्षा विभाग का गठन करना शुरू कर दिया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। ठीक है, अर्थात शिक्षा को सरकारी नियंत्रण में अब ले लिया गया। इसके बाद में विश्वविद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी एक कदम उठाए गए कि भाई विश्वविद्यालय खोले जाएं और वहां पर यूरोपीय ज्ञान के मुताबिक, यूरोपीय शिक्षा के मुताबिक, यूरोपीय चीजों के मुताबिक यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास, बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। किसकी? कलकत्ता में और मद्रास में। ठीक है, इसके अलावा बंबई में भी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। यहाँ पर तीन जगह पर, एक कलकत्ता में, एक मद्रास में और एक बंबई में। ठीक है, इन तीन जगहों पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। ठीक है, आगे बता रहा है कि स्कूल शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के भी प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूल शिक्षा अगर आप देखो हमारे भारत देश में कैसी थी, तो उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा लचीली थी। एक बार उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है नैतिक शिक्षा की मांग। अगली हमारी हेडिंग यही है, नैतिक शिक्षा की मांग। अच्छा, यहां पर जब यूरोपीय शिक्षा को प्रसार करने के लिए उसके व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताए गए, और इसके लिए यहां पर जब सरकारी शिक्षा विभाग का गठन कर लिया गया, तो यहां पर बहुत सारे लोगों ने नैतिक शिक्षा की भी मांग की। कैसे मांग रही, इसको भी समझो। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया, अर्थात जो लोगों की व्यवहार में परिवर्तन लाए, ऐसी शिक्षा लाने की जब यहाँ पर बात की गई, तो इसमें हमारे भारत देश में जो ईसाई प्रचारक थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, बहुत इसका घोर विरोध किया। इन्होंने कहा, प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों की नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिक उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। तो यहाँ पर ईसाई लोग अपना मतलब सेट करने में लगे थे जुगाड़ कि भाई किसी प्रकार से अंग्रेज जो है वो ईसाई शिक्षा को प्रमोट करने के लिए
काम कह दें और ईसाई शिक्षा को प्रमोट करने लगे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो अंग्रेजों ने ईसाई शिक्षा को प्रमोट करने के लिए, फिर हम बात करें कि भाई ईसाई प्रचारकों को खुली छूट दे दी थी कि भाई आप अपने ईसाई धर्म को प्रमोट करो, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, जब ये व्यवहारिक शिक्षा की बात कही गई, जैसा कि वुड के नीति पत्र में कहा गया था कि अगर इस शिक्षा को प्रमोट करते हैं तो इसका व्यवहारिक लाभ में आर्थिक क्षेत्र में मिलेगा। तो जब इस शिक्षा की बात की गई तो इन्होंने इसका घोर विरोध किया और इन्होंने कहा कि भाई इस शिक्षा का उद्देश्य होता है नैतिक चरित्र का में सुधारना, और ऐसा केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही हो सकता है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी, अर्थात 1813, ठीक है। तो 1813 तक की अगर हम बात करें तो यहां तक क्या था कि अंग्रेज जो थे भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए सामने नहीं आते थे, ठीक है। इनका कहना था ईस्ट इंडिया कंपनी का कि भाई हम प्रचारक गतिविधियों के अभी तक विरुद्ध हैं, क्योंकि अन्य कई सारी कंपनियां थी जिन्होंने प्रचारक गतिविधियां करवाई थी और उनका काफी बड़ा विरोध हुआ था बड़े पैमाने पर, एंड उनको यहां से भागना पड़ा था, ठीक है। तो कंपनी इससे सीख लेकर के बैठी थी 1813 तक, ठीक है। कंपनी को बैठा कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच में असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नजर से देखेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से अंग्रेजों ने क्या किया था, यहां पर इनका समर्थन नहीं दिया था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्र में अपनी संस्थाएं ना खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सोरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था, ठीक है। तो जब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के इलाकों में ईसाई प्रचारकों ने अपना स्थान नहीं खोल पाए, मतलब कह सकते हैं कि वहां पर अपनी संस्थाएं नहीं डाल पाए, तो इन्होंने क्या किया, सोरामपुर के इलाके में जहां पर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण था वहां पर जाकर के अपने संस्थाओं को खोला, ठीक है। और वहां पर संस्थाओं को खोलने के बाद में अपना कार्यभार वहीं से चलाने लगे थे। 19वीं सदी के दौरान भारत में प्रचारक स्कूल खोले जाए, एक मिनट, हाँ, 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, ठीक है। मतलब धीरे धीरे 1813 के बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने इसमें ढील कम कर दी तो क्या हुआ कि भाई कई सारे स्कूल, प्रचारक स्कूल खोले गए। परंतु 1857 के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी। इसके पीछे का अगर आप कारण देखोगे तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, तो विद्रोह के पीछे का एक रीजन ये भी था कि लोगों में ये बात फैल गई थी कि अंग्रेज जो हैं वो भारत में सभी लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं और इसके लिए ईसाइयों को खुली छूट दे रखी है। जब ये लोगों में बात फैली तो गहरा विद्रोह हुआ था। तो अंग्रेजों ने भी डिसाइड किया था कि भाई हम प्रत्यक्ष रूप से भारत में जो धर्म से संबंधित जितने भी मामले होंगे, ठीक है, लोगों की मूल्य मान्यताओं, रीति रिवाजों से संबंधित जो भी मामले होंगे उसमें छेड़छाड़ का काम नहीं करेंगे। तो 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल तो बड़े पैमाने पर खोले गए, ठीक है। लेकिन 1857 के बाद में ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि बिल्कुल डायरेक्टली सामने आकर के किसी भी प्रचारक का समर्थन नहीं दिया था, ठीक है। तो प्रचारक शिक्षा को सहायता प्रदान नहीं की थी, ठीक है। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक रिवाजों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है, जैसा कि पिछली बार 1857 की विद्रोह में हुआ था, ठीक है। तो 1857 तक तो इन्होंने का बड़ा पैमाने पर खुले रूप से समर्थन दिया था, लेकिन इसके बाद समर्थन देना बंद कर दिया था डायरेक्टली, ठीक है। अब यहां पर हमारे सामने अगला पॉइंट हमें मिलता है स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। जब यहां पर व्यवहारिक शिक्षा का आर्थिक लाभ बता करके वुड का नीति पत्र आया, एंड उसके बाद में शिक्षा को सरकारी क्षेत्र में ले लिया गया एंड कॉलेजों को बड़ा बड़ा खोला जाने लगा। इसके बाद में जो हमारे देश में चलने वाली स्थानीय पाठशाला थी, इनका क्या हुआ आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले कहा जा रहा है विलियम एडम की रिपोर्ट। विलियम एडम नाम के एक व्यक्ति थे। 1 मिनट 46 मिनट का ऑलरेडी वीडियो हो चुका है। अब अगर हम और आगे जाते हैं तो ये टॉपिक डिस्कस करना है, फिर ये टॉपिक रहेगा एंड इसके बाद में ये टॉपिक, ठीक है। तो चैप्टर काफी बड़ा हो जाएगा, लगभग 2 घंटे का चला जाएगा। हम एक काम करते हैं कि आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। एंड पार्ट 2 को, इस चैप्टर का पार्ट 2 लेकर के आएंगे और पार्ट 2 आज ही आएगा। आज हम थोड़ा सा लेट, यानी कि 4 बजे की तरफ, ठीक है, 4, 5 या फिर 6 बजे, हाँ शाम को 6 बजे इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे। आप सभी तैयार हैं, ठीक है। आज सुबह 8 बजे आपने इसका पार्ट 1 देख लिया, शाम को ठीक 6 बजे इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि अभी अगर हम कंप्लीट करेंगे, वैसे भी मुझे जुकाम है तो बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, और अगर कंप्लीट करने जाएंगे तो 2 घंटे का टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो जिसे भी एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी
एनसीईआरटी के नोट्स ले सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। वैसे मैंने सोचा तो यही था कि चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, बट टॉपिक थोड़े से ज्यादा एक्सप्लेन हो गए हैं। एंड चूंकि मुझे जुकाम है तो बोलने में प्रॉब्लम हो रही, इस वजह से इस चैप्टर को हम आधा ही लेकर के आए हैं। एंड आधा चैप्टर पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे आज शाम को ठीक 6 बजे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।